कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। सुनिए, कैलेंडर के अंदर आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक कैटेगरी तो मैंने लास्ट क्लास में ही करा दिया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर लेट से कोई पर्सन 1 फरवरी 2007 को बॉर्न हुआ है तो उस दिन डे ऑफ बर्थ क्या होगा। ठीक है ना। तो डे ऑफ बर्थ निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो जो भी ईयर्स 400 के मल्टीपल में होते हैं उनमें कितने ऑड डेज होते हैं, 0। ठीक है ना। तो जो पहले 400 साल रहे होंगे, यानी ईयर 0 से लेकर के ईयर 400, उनमें कितने ऑड डेज रहे होंगे, 0। फिर 401 से 800 जो ईयर रहा होगा, 0 ऑड डेज। फिर 801 से 1200, 0। 1201 से 1600, 0। 1601 से 2000, 0। अब 2000 के बाद ये पैदा हुए हैं 2007 में। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि ईयर 2000 तक तो कितने ऑड डेज होंगे, 0। फिर हमें पता है कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1, और एक लीप ईयर में 2। तो 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने सारे ईयर्स लिखे और इनमें कितने कितने ऑड डेज होते हैं लिखे। तो यहाँ पे 2004 एक लीप ईयर था, तो उसमें कितने ऑड डेज हो गए, 2 सॉरी। अब मुझे देखना है कि 2006 तो कंप्लीट हो चुका है, बट 2007 अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2007 में अभी कितने डेज हुए हैं, 33। 31 दिन जनवरी के, सॉरी 33 नहीं 32, 31 दिन जनवरी के और 1 दिन फरवरी का। ठीक है, 32 डेज हुए हैं। अब 32 डेज में से कितने डेज वीक में कन्वर्ट होंगे, 28। कितने डेज वीक में कन्वर्ट हो गए होंगे, 28। तो कितने दिन बचे जो वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाए, 4। तो ये हो गए 4 ऑड डेज। यानी ऑड डेज वो डेज है जो हफ्ते में कन्वर्ट नहीं हो पाते किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो हमने देखा कि इन सब ऑड डेज को ऐड करो तो 11 आता है। अब एक 11 ऑड डेज जो है ये, इसमें से 7 दिन तो वीक में कन्वर्ट हो गए, तो कितने ऑड डेज बचे, 4। अब पहला ऑड डे मंडे होता है, क्योंकि मंडे से आपका हफ्ता शुरू होता है। तो मंडे हो गया फर्स्ट ऑड डे, ट्यूसडे हो गया सेकंड, वेंसडे हो गया थर्ड, और थर्सडे हो गया फोर्थ। यानी कि जिस दिन ये बॉर्न हुए थे उस दिन क्या था, थर्सडे था। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, समझ आ गया। अब ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अंदर आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, आपको याद रखना है कि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, ये याद रखना है। बट एक सेंचुरी लीप ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम 0 से 400 तक देखें तो 5, 5, 5 और 6 इतने ऑड डेज होंगे हर एक साल में। इस वाले में 6 क्यों है, याद है मैंने बताया था कि क्योंकि जो ईयर 400 होगा ये लीप ईयर होगा। तो ईयर ये वाली जो सेंचुरी रही होगी ईयर 301 से लेकर के 400 वाली, इसमें टोटल कितने लीप ईयर रहे होंगे, 25। बाकियों में कितने रहता है, 24, क्योंकि ईयर 100, ईयर 200, ईयर 300 लीप ईयर नहीं होता है। याद आ गया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं, बट एक सेंचुरी लीप ईयर में 0 to 400 कितने 21 ऑड डेज बनते हैं, बट ये 3 हफ्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो 0 ऑड डेज बचते हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक देखो 3-4 चीज़ें याद रखना। एक साल में 1 ऑड डे होता है, वो नॉर्मल ईयर हो। अगर लीप ईयर हो तो 2 ऑड डेज होते हैं। एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं और एक सेंचुरी लीप ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं। इतना मोटा मोटा आपको याद रखना है और बाकी फिर क्वेश्चंस करने हैं आपको अकॉर्डिंगली। तो एक जो क्वेश्चन हमने किया था वो तो ये था, इस टाइप का था कि हमें कोई भी डेट दे दी और हमें बताना है कि उस दिन कौन सा डे होगा। और ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया था 1972 वाला। तो यहाँ पर हमने, याद है कैसे किया था, ईयर 1600 तक तो 0 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 1600 400 की टेबल में आता है। फिर 300 साल कौन से, 1601 से 1700, 1701 से 1800, 1801 से 1900। इन तीनों साल में कितने कितने ऑड डेज होंगे, इन तीनों सेंचुरीज में 5, 5, 5, 15। बट ये 15 ऑड डेज में 14 दिन तो हफ्तों में कन्वर्ट हो गए, तो 1 ऑड डे बचा। यानी ईयर 1900 तक कितने ऑड डेज हैं, 1। ठीक है ना। और मैंने आपको बोला भी था लर्न कर लो, क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा कैलेंडर से तो उसमें या तो ईयर 1900 समथिंग का आपको डे बताना होगा या 2000 समथिंग का बताना होगा। यानी कि आ जाएगा या तो कि बताओ 1992 में कौन सा, इस डेट को 1992 में कौन सा डे था, या ईयर 2005, 2006 में कौन सा डे था। तो मैंने आपको बोला कि भाई 1900 तक 1 ऑड डे बचता है और 2000 तक 0 ऑड डे बचते हैं, 2 याद रख लो। तो आपको जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, ये 1600 से आपने 1700 किया, 1700 1800 किया, 1800 से 1900 किया, ये सारा प्रोसेस आपका टाइम बचाएगा। ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस का टाइम बच जाएगा अगर आप ये 2 चीज़ें लर्न कर लेते हो।
अब हम लोगों ने देखा कि 1900 तक तो एक ऑड डे है, बट 1900 के बाद 1972, ये काफ़ी सारे साल हैं। कितने साल है? 70। देखा जाए तो कितने कंप्लीट ईयर्स है? 71, क्योंकि 72 जो ईयर है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 29 नवंबर तक ही आया है। अब 71 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 जो 71 से छोटा होता है, 68। तो कितने? 68 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 17। तो 17 तो लीप ईयर रहे होंगे और बाकी के 71 माइनस 17 नॉन लीप ईयर रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, देखा कि 1901 से 1971 तक 17 लीप ईयर्स हैं और 54 नॉन लीप ईयर्स हैं। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 17 इंटू 2 इतने ऑड डेज हो गए, और एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 54 इंटू 1 इतने ऑड डेज हो गए, तो टोटल आ गए 88 ऑड डेज। अब 88 डिवाइडेड बाय 7 करो, ठीक है ना, और देखो, या फिर ऐसा करो कि आप बताओ 7 की टेबल में नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 81 से जस्ट छोटा हो? 84। तो 84 तो आपके डेज वीक्स में कन्वर्ट हो गए। आउट ऑफ 84 अगर 88 में से 84 निकाल दे तो कितने बचेंगे? 4, ठीक है, 4 ऑड डेज। तो अप टू 31 दिसंबर 1971 देयर आर हाउ मेनी ऑड डेज? 4 प्लस 1। 1900 तक एक था, और 1901 से 1971 तक कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, कभी क्या किसी क्वेश्चन में 7 ऑड डेज हो सकते हैं? नहीं, 7 ऑड डेज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 7 ऑड डे हुए तो एक हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑड डेज हमेशा 6 तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी तक आपके टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 1 + 4 यानी कि 5 ऑड डेज हो चुके हैं। अब आइए, अब हमें काउंट करना है कि ईयर 72 में कितने ऑड डेज बनेंगे। तो 72 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 29 नवंबर, इतने डेज हो गए। ये टोटल 334 डेज हो गए। 334 डिवाइडेड बाय 7 किया तो देखा क्या आंसर आ रहा है। तो उसमें जो भी इंटीजर पार्ट था यानी 47 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, तो यानी कि 47 तो आपके पूरे कंप्लीटेड वीक्स हो गए, और 5 ऑड डेज हो गए, तो इसमें 5 ऑड डे और निकल गए। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 10। बस 10 में से 7 दिन हफ्ते में कन्वर्ट हो गए, तो कितने ऑड डेज बचे एंड में? 3 ऑड डे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। आंसर आ गया वेंसडे। समझ आ गया? ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। अब देखो दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ क्या है। ये रहा, इफ 4th October 1986 was Saturday, what would be the day on 10th April 1991? अब देखो इन क्वेश्चंस में आपके दिमाग में आएगा कि सर इस चीज़ को गोली मारो कि 4 अक्टूबर को क्या था, ठीक है ना। हम सीधा निकालते 10 अप्रैल 91 को क्या होना चाहिए, क्योंकि हमको डायरेक्टली निकालना आता है, बट ऐसा करना मत। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार 4th October 1986 सैटरडे गिवन है, ये इफ है, इफ यानी कि इनने यानी कि समझो, अगर आप प्रैक्टिकली देखो कैलेंडर के अंदर गूगल करो तो 4th October 1986 को सैटरडे होगा नहीं। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा कि अगर ऐसा है तो फिर बताओ कि 10th अप्रैल 1991 को क्या होगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना। क्योंकि अगर तो सच में 4 अक्टूबर 1986 को सैटरडे है, अगर है सच में कैलेंडर में, अगर आपने देखा है, तो फिर आपको इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ ही नहीं है। आप सीधा 10th अप्रैल 91 का निकाल लो, इसका क्या करोगे? कोई यूज़ तो है नहीं, हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जब भी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो आपको यही बात समझनी है कि 4 अक्टूबर 1986 को सच में सैटरडे रहा नहीं होगा, ठीक है ना। वो इस क्वेश्चन में है, तो इसके हिसाब से अब हमें बताना कि इस दिन पर क्या होगा। अगर ऐसा है तो इस दिन पर क्या होगा। बात समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन ईयर्स के बीच में कितने ऑड डेज हैं आपको निकालने हैं। अच्छा, कौन सा साल पहले आता है? 1986। कौन सा बाद में आता है? 91। तो इन इस टाइम गैप में कितने डेज हैं? तो देखो 4 अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31 में से 4 हटा दो, 27, ठीक है ना। तो 27 डेज ऑफ अक्टूबर, 30 डेज ऑफ नवंबर, 31 डेज ऑफ दिसंबर। तो ये आपका कौन सा साल खत्म हो गया? 1986 खत्म हो गया, ठीक है जी। फिर 1986 के बाद 1987, 1988, 1989, 1990 एंड देन 1991। ये 91 है क्योंकि 87 में कितने ऑड डेज होंगे? एक ईयर में एक ऑड डे होता है। 88 क्या लीप ईयर है? हाँ, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2, फिर एक, और यहाँ पर अब हमें काउंट करना है
कौन सी डेट है? 10 अप्रैल 1991। तो 10 अप्रैल 1991 बताइए जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 31 + 31 62, 62 + 28 90 + 100 और 90 + 10 100। 100 में से कितने दिन हफ्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे? नियरेस्ट 100 से छोटा नंबर जो 7 की टेबल में आता है 98, तो 98 डेज वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने बचे? 2 और डेज। क्लियर हो गया? अब देखिएगा अच्छा यहाँ पर कितना है, यहाँ पे भी तो काउंट करें। 27 + 31 38 58 78 78 में 77 तो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 77 डेज। तो कितने बचेंगे? ये 88 है। हाँ 88 है। 84 डेज तो वीक में कन्वर्ट हो गए। कितने बचे? 4 और डेज। तो टोटल और डेज कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 7 दिन वीक में कन्वर्ट हो गए, 4 और डेज। अब ध्यान से सुनना, 4 अक्टूबर को सैटरडे था। 4 अक्टूबर को सैटरडे था और सैटरडे के बाद कितने और डेज आ रहे हैं? 4। तो अगला और डे क्या होगा? संडे। सैटरडे के बाद संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। अरे बात समझ? ठीक है ना? ये आ गया। Therefore 10th अप्रैल 1991 was Wednesday। समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि नॉर्मली देखो हफ्ता कंप्लीट होता है संडे को, तो हम हमेशा ऑड डे मंडे से काउंट करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि हमने ऑड डेज जो काउंट करे हैं, टोटल जो आए हैं हमारे कितने आए? 4। ये हमें काउंट कहाँ से करना है? ये हमें सैटरडे के बाद से काउंट करने हैं। जैसे हम संडे के बाद से मंडे काउंट करते हैं, अब सैटरडे के बाद से संडे काउंट करना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये होता है इस टाइप का, इफ 15 फरवरी 2010 वॉज मंडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 10 जनवरी 2006। ये पीछे चले गए, अभी हम आगे गए थे, ये पीछे चले गए, बट तरीका सेम ही है। अगेन इन डेट्स के बीच में देखो कितने टोटल ऑड डेज हैं, ठीक है ना? और फिर आपको पीछे जाना है। अभी हमने क्या किया था? सैटरडे बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे काउंट किया था। अब हम पीछे जाएंगे, मंडे के पहले संडे, संडे के पहले सैटरडे, सैटरडे के पहले फ्राइडे, इस तरीके से काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो एक बार जल्दी से बताओ कितने ऑड डेज आ रहे हैं इस ड्यूरेशन में, काउंट करके बताओ। एक इजी, देखो मैं आपको एक इजी हैक बताता हूँ। 2006 क्या एक लीप ईयर है? नहीं। तो इस पर 365 डेज रहे होंगे, उसमें से 10 दिन जनवरी के तो चले गए, तो कितने दिन बचे? 355। फिर 2006 खत्म हो गया, ठीक है ना? 2006 खत्म हो गया, 355 डेज बाद 2006 खत्म हो गया। 2007 में कितने और डेज होंगे? 1। 2008 में 2, 2009 में 1, और 2010 में हमें 15 फरवरी तक काउंट करना है। कितने होंगे? 31 + 15 46। अब आप मुझे बताइए, चलो ये तो ऑड डेज आ गए, इसमें अभी हमें ऑड डेज निकालने पड़ेंगे। कितने आएंगे? बताओ। 364 आता है 7 की टेबल में, हमको पता है। 364 - 7 करो, 357 - 7 करो, 351। अब 350 आएगा ना? 350 आएगा, 350। तो 350 डेज जो है वो वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 5 ऑड डे हो गए। क्लियर हो गया? और ऐसे यहाँ पर बताओ 42 4, 42 तो आता है 7 की टेबल में, ठीक है ना? 42 डेज तो वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे 4। तो 5 6 7 8 9, 9 और 4 13। 13 में दिनों में से 7 दिन तो वीक में कन्वर्ट हो गए, तो कितने? 6 और डे बचे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 6। अब पीछे चलना शुरू कर दो। मंडे था कब? 15 फरवरी 2010 को, तो मंडे से एक दिन पहले आओ। संडे, संडे से एक और दिन पहले आओ। सैटरडे, एक और दिन फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। आ गया।
समझ आ गई बात? ठीक है, क्योंकि समझो ना, अगर हमें गिवन होता, मान के चलो हमें गिवन होता कि भाई 10 जनवरी 2006 को ट्यूसडे था, और हम देखते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में 6 और डेज हैं, तो आपका आंसर क्या होता है? ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये होता। अब ये मंडे गिवन है तो पीछे जाओ फिर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कोई और वैरायटी है नहीं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, 3 मोटी मोटी वैसे 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको कोई भी एक डेट दे देते हैं और उसका डे बताना होता है, और दूसरी कैटेगरी होती है जब आपको 2 डेट्स दे देते हैं, किसी एक डेट का आपको डे बता देता है, दूसरी डेट का आपको डे बताना होता है। अब ये जो दूसरी कैटेगरी, इस पर फर्दर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें आपको फॉरवर्ड मूव हो रहा है और एक जिसमें आपको बैकवर्ड मूव होना है। गॉट इट? समझ आ गया? हो जाएगा। अब प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, प्लस अगर आपने ओसवाल ले ली है अब तक तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उससे कर लेना, मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे। आइए जी, ये जो अगला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे समझाने में आपको। आप सब लोग समझदार हो यहाँ पर, बहुत जल्दी समझ जाओगे, करना कुछ भी नहीं होता। पहले तो आपको बॉड मास रूल पता है, ठीक है? जब भी आपके पास कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसमें ब्रैकेट भी हो, प्लस माइनस डिवाइड सारे साइन हो, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। फिर अगर ऑफ लिखा है, ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उसको सॉल्व करना है। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, यानी ये दोनों साथ में चल सकते हैं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साइन है तो सब्ट्रैक्शन भी पहले कर सकते हो, एडिशन भी पहले कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। आइए जी, The simplification and approximation topic is one of the simplest ones in numerical ability या quantitative aptitude part, and simply effective calculation can help candidates answer question from this section quickly and correctly। देखिए क्या है, मैं समझा देता हूँ आपके। पहले तो ब्रैकेट्स जो है, ब्रैकेट्स इन सिंप्लीफिकेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ये होता है राउंड ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट्स, और ये होते हैं बॉक्स ब्रैकेट। इन ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच दीज ब्रैकेट्स आर ऑपरेटेड आर दिस, दिस एंड दिस। इस ऑर्डर में हमें ब्रैकेट्स को ऑपरेट करना होता है। तो सबसे पहले आप जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करो, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करो, और एंड में आप बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व करो। ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन बट इट इज ऑपरेटेड बिफोर डिवीजन। ऑफ जब भी लिखा हो तो बॉड मास क्या लिखा है, BOD, डिवीजन से पहले आपको ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब देखो आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कुछ, और ये क्वेश्चन है सुपर इजी। क्या हो गया? सुनो क्या लिखा है, 78/3% ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन 769.002 प्लस 24% ऑफ 160.89 माइनस 67.9900 इज इक्वल्स टू। ठीक है ना? आपको लग रहा होगा फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट चैप्टर का नाम क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो आपको इसका आंसर देते वक्त करना क्या होता है, आप मुझे बताओ पहले। 98/3 क्या 32.9 कुछ परसेंट होता है? क्योंकि 99/3 तो 33 होता है 99/3 33 होता है। तो आप इसको अभी के लिए मान लो कि 33% ही है ऑफ। बताओ जी इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 770 नहीं, 769 थोड़ा मुश्किल है ऑपरेट करना, 770 ज़्यादा ईजी है। ठीक है ना? प्लस 24% ऑफ, इसकी जगह क्या लिखूँ 160 ज़्यादा ईजी है, माइनस इसकी जगह क्या लिखूँ 68। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना? अब आपको पता है पहले ऑफ ऑपरेट होगा, तो 33% ऑफ 770 निकालो, तो एक तरीके से इसका 1/3 निकाल दो। 33% मतलब क्या होता है 1/3, तो बताओ जी 770 का 1/3 कितना होता है? डिवाइड बाई 3 कर दो ना, 3 2 6 17 आ गया, 3 5 15 2 आ गया, 3 7 21 7 21 नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन प्लस 24/100 मल्टीप्लाई बाय 160, 0 से 0 गया। पता 24 × 16 कितना होता है? अच्छा 25 × 16 कितना होता है? 400। 25 × 16 400 होता है, बटे 24 × 16 है, तो क्या करें? या फिर आप 24% और 16 निकाल लो, कितना होता है बताओ?
24 इंटू 16 24, 12 13 14, 24 इंटू 1 24, 4 8 384, ठीक है ना। अब 384, बट ये 24 इंटू 16 क्या आ गया 384, बट यहाँ पे नीचे जीरो भी है, दिख रहा है, एक जीरो ही कटा था, तो 38.4 हो जाएगा, ठीक है, -68, तो 257 प्लस 38 भी कर सकते हो, -68 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से इनका आंसर 226 आ रहा है वैसे तो, बट करने का तरीका इसका यही होता है, दिखाया तो मैं आप लोगों को, देखो 98/3 को क्या लिखना है 33% ऑफ, हम लोगों ने इसको 770 कर दिया ना, 769 नहीं रखा, ये फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना। और ये निकाला तो ये कितना आया, या 254.77, जिसको राउंड ऑफ करके 255 कर दिया, हमारा यही आंसर 257 आ रहा था, तो इधर थोड़ा फर्क आ गया, इन लोगों का इधर 2 कम है, कहीं और एक ज़्यादा होगा या कुछ फ़र्क होगा, इस वजह से टोटल आंसर में 1 का फ़र्क आ गया। ऐसे 24% ऑफ दिस, या फिर 24% ऑफ 161, हमने भी यही किया, नहीं हमने 160 कर दिया था, सॉरी, ठीक है ना। तो ये 38.6 हो रहा है, जिसको इन्हें 39 ले लिया, फाइनली 255 प्लस 39 माइनस 68 इज इक्वल्स टू 226। इन शॉर्ट आप ये समझो कि आपको इस चैप्टर के अंदर करना क्या है, चीज़ों को राउंड ऑफ करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लेने कि 394.89 का ही आप डिवाइड बाय 15.001 करोगे ना, आप यहाँ पे क्या करो 795 डिवाइड बाय 15 करो, ठीक है ना। ऐसे राउंड ऑफ कर करके आपको चीज़ें करनी है और अकॉर्डिंगली आपको आंसर बताना है। अभी देखो आपके जो आंसर्स होते हैं ना, उनमें गैप होता है, इस तरीके के आंसर को ऑप्शन होते हैं, दिख रहा है। अब आपका इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि ऑप्शन बहुत ही नज़दीक थे, 224 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, ऐसे ऑप्शन जनरली एग्जाम में नहीं आते। अच्छा, अगर आपका ऑप्शन, अगर आपका आंसर 227 आ रहा है और आपका 227 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन है सीधा 224, 230, 240 इस तरीके से, तो आप किसको टिक करोगे, जो इसके नियरेस्ट है 226 को। अरे बात समझ क्लियर हो गया, जो नियरेस्ट है इसके उसको टिक कर दोगे, बाकी तो दूर दूर है। इस तरीके से करना होता है। ऐसे अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर अराउंड 49 या 50 कुछ आएगा, ठीक है ना, 49 या 51 भी आ सकता है। आपको दिख रहा है कि नियरेस्ट आंसर 50 है, 50 को टिक कर दो, ये करना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता जैसे यहाँ पर हुआ कि एकदम ही ऑप्शन में एक का गैप है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो करने लगे तो हर बच्चे का आंसर थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई अपर साइड राउंड ऑफ करेगा, कोई लोअर साइड करेगा, तो ऐसे तो सबका आंसर हर किसी ऑप्शन के पास ही आ रहे होंगे, किसको टिक करें, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आता है ऑप्शन थोड़ा दूर दूर पर होते हैं और आपको चीज़ों को राउंड ऑफ करके आंसर निकालना होता है और आपके आंसर के जो नियरेस्ट ऑप्शन होता है उसको टिक करना होता है। ये इस चैप्टर की क्वेश्चन को करने की स्ट्रैटेजी होती है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गया आप क्या करना है इस चैप्टर के अंदर। ये PDF मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बाकी क्वेश्चंस ऐसे ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। मुझे सिर्फ आपको बेसिक बातें बतानी थी कि करना क्या होता है इस चैप्टर में, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी इस चैप्टर में कुछ और है नहीं। आइए जी नेक्स्ट, तो हम लोग इस वाली बुक में से ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, कैलेंडर कर लिया, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन भी कर लिया, और जल्दी से 15 मिनट में 20 मिनट में एवरेजेस भी खत्म कर दें। अच्छा, एवरेज आपको पता है ना, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बताओ क्या चीज़ हो जाएगी, x बार n से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू सम ऑफ x 1 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपने ये दो चीज़ समझ ली, ये दो फॉर्मूला छोटे छोटे जो आपको पहले से आते हैं समझ लिए, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है और कोई है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। आइए देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो पहले बताइए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है।
फॉर्मूला लगा दें n प्लस 1/2। तो क्या है 10, तो 10 प्लस 1/2, तो 11 इंटू 10, 110/2 55। और क्योंकि ये पहले 10 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 55/10, तो आंसर आ जाएगा 5.5। अगला, द एवरेज ऑफ फोर्थ नंबर इज 80 इफ फर्स्ट 3 नंबर्स आर 80, 90 एंड 100, फाइंड द फोर्थ नंबर। हो जाएगा, इजी है। क्या करोगे, लेट द फोर्थ नंबर बी x, तो 90, 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 80, और फिर 80 इंटू 4 करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 320 इक्वल्स टू 270 प्लस x, तो x आ जाएगा आपका 50। इजी। अगला, ये आप करेंगे खुद ही। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर फर्स्ट 8 इनिंग इज 75 runs. If he scores 80 and 100 run in 9th and 10th inning respectively, find his average score of 10 innings. Easy question है भी। इजी। स्कूल में किया आपने, याद आ रहा है आपको? किया कि नहीं किया? इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करे? नहीं करे? अरे इकोनॉमिक्स स्टैट्स समझ आ गया क्या किया मैंने? मुझे 8 इनिंग्स का एवरेज स्कोर पता था, तो मैंने फॉर्मूले वैल्यूज पुट करी। एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके 600, यानी कि 8 इनिंग में जो टोटल स्कोर था वो 600 था। अब 2 इनिंग्स और खेली गई हैं, एक इनिंग्स में 80 रन बने, एक इनिंग्स में 100 रन बने। अब टोटल स्कोर ऑफ 10 इनिंग्स कितना हो गया, 8 इनिंग्स का टोटल प्लस 9th और 10th इनिंग का टोटल 780। अब न्यू एवरेज कितना हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 600 तो 8 ऑब्जर्वेशन का टोटल था, 2 ऑब्जर्वेशन और डाल दी, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 10। हाँ जी, समझ आ गया? हाँ पूछो। 23 से अब CVT में अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मेरे नज़र में कुछ भी नहीं आया। मैं एक बार फिर भी आज आके क्रॉस चेक कर लूँगा, वो उतना ही है। मैं आपको बताऊँ दिक्कत क्या है, मैंने अभी जो CVT में आने वाला है वो सिलेबस डाउनलोड किया है। ये देखो दिखाता हूँ आपको, इस फाइल का सिलेबस डाउनलोड किया था मैंने। मैंने आपको दिखाया नहीं है, ये रहा, ये देखो, ये मैंने किया है फॉर द ईयर 25 CUET की जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, उससे डाउनलोड किया है। आप भी डाउनलोड करके देखना। यही है GT 501 सिलेबस फॉर CUET UG, और इसका सिलेबस ये है 1 पेज का, आगे कोई तीसरा पेज ही नहीं है, ठीक है ना। ये सिलेबस है। अब बताओ इसमें क्या बताऊँ मैं, बात समझ आ रही है आपको? नहीं, आप जो बुक लोगे उस वाले के उसमें सब है, क्योंकि वो बुक जो है वो GT की बुक है, तो उसके अंदर GT का पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये आता है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो पिछला चैप्टर पढ़ा, ये सब चीज़ें। फिर रीजनिंग आती है, और फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आती है, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी आती है। अब इसमें क्या ही बताऊँ क्या आया क्या नहीं आया। तो इसलिए हम ओसवाल के हिसाब से चलते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, सिंपली ओसवाल की बुक में जो जो कंटेंट होता है वो कंटेंट आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोई फुल फ्लेजेड चैप्टर वाइज सिलेबस इशू ही नहीं करता, ठीक है ना। ये जो आपका NTA है, तो क्या ही करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बेस्ट ये होता है कि भाई ओसवाल उठाओ, ओसवाल की बुक से जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कर लो। मैं वही करा रहा हूँ आपको। आइए हम कर रहे थे एवरेजेस 68।
अब अगले जो आने वाले क्वेश्चन है थोड़े और कॉम्प्लिकेट होंगे, ध्यान से करना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया था ना आपको? ये वाला आ गया था ना सबको? 78। आओ जी करो। The average marks of 15 student is 45. If average marks of first 8 student is 48 and that of last 8 student is 42, find the marks obtained by 8th student. क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कितने? 15। उनका एवरेज स्कोर 45 है। पहले 8 का एवरेज स्कोर 48 है, आखिरी 8 का एवरेज स्कोर 42 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ 8वां बच्चा जो है, क्लास का 8वां बच्चा, उसका स्कोर क्या है? अगर तो कैलकुलेटर अलाउड होते हैं ना तो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताया था जल्दी जल्दी करने की, बट अलाउड नहीं है। ये 15 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इन 15 बच्चों का एवरेज स्कोर 45 है, तो इनका टोटल स्कोर क्या हो गया? 45 इंटू 15 कितना रहा है? 675। ठीक है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8, पहले 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? 48। तो इनका टोटल स्कोर कितना हो गया? कितना आ रहा है? 384। ओके। और आखिरी 8 बच्चों का, आखिरी 8 बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी 8 बच्चों का 8 इंटू 42। अब आप मुझे बताइए, इन 384 टोटल में और 336 टोटल में, इन दोनों ही टोटल में ये वाला बच्चा कॉमन है? कॉमन है, ठीक है ना? इन दोनों को ऐड करो, बताओ टोटल स्कोर क्या आ रहा है? 84 प्लस 36 कितना होता है? 90। 720 आ रहा है, ठीक है ना? बट इन सभी बच्चों का टोटल स्कोर है कितना? 675। तो ये ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें वाले बच्चे के मार्क्स 2 बार आ गए हैं, तो 45 क्या आ गया? इस वाले बच्चे के मार्क्स। खत्म। समझ आ गई बात? ठीक है ना? अगर आप ए टोटल करते हो तो आपका टोटल आता है 720, बट इन सभी बच्चों का टोटल स्कोर 675 है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? इस बच्चे के मार्क्स, क्योंकि यही एक बच्चा है जिसके मार्क्स 2 बार ऐड हुए हैं, बाकी सबको तो एक एक बार हुए हैं, और एक एक बार हमने हटा भी दिए। देखो सभी के मार्क्स एक एक बार हट भी गए, 675। तो जो बच गया वो क्या है? 8वें बच्चे के मार्क्स। ये 8वां बच्चा है आपका। समझ आ गई बात? ठीक है ना? करो ये वाला। In an examination, the average marks scored by a class of 40 students was calculated as 72.5. Later on, it was detected that the marks of one student were wrongly copied as 48 instead of 84. Find the correct average. Easy question है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। In an examination, the average marks scored in a class of 40 students was 72.5. तो टोटल कितना हो गया? टोटल मार्क्स स्कोर्ड 40 इंटू 72.5। तो 0 और डेसिमल को तो उड़ा दो, ठीक है ना? तो 725 इंटू 2 कितना होता है? 1450। 1450 का डबल 2900, तो 2900 आ जाएगा। अगला, later on it was detected that the marks of one student was wrongly copied as 48. wrongly कॉपी हो गया 48, हटा दो, इंस्टेड ऑफ 84 ऐड कर दो, माइनस कर दो या प्लस कर दो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2936। ठीक है ना? फाइंड द करेक्ट एवरेज। कितने बच्चे थे क्लास में? 40। तो 2936 अपॉन 40 कर लो।
अपन 4 कर लो सीधा सीधा, कितना आएगा अपन 4, 4 7 सा 28, एक आ गया 4 3 सा 12, एक आ गया 4 4 सा, और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो एक डेसिमल प्लेस आप पीछे शिफ्ट कर दो, 73.4 आ गया। ठीक है, समझ आ गया जल्दी कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो कैलकुलेशन करनी सबको आती है, मुझे पता है, सब बड़े बच्चों को 12वीं पार करी आप लोगों ने, सभी को आती है, बट बस आपको थोड़ा बहुत ऐसा अपने दिमाग को चलाना होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक है ना, तो जल्दी करने के लिए अगर आप 72.5 को 40 से मल्टीप्लाई करने लगे लिख करके तो इट विल टेक टाइम। तो आप सीधा सीधा देखो कि अगर 40 है तो 40 जो है वो 4 इंटू 10 होता है, 4 इंटू 10, और 72.5 है। अब अगर मैं 10 इंटू 72.5 करूँगा तो डेसिमल चला जाएगा 10 से। ठीक है ना, अब 725 का डबल कितना होता है, 700 का डबल 1400, 25 का डबल 50, 1450, और 1450 का डबल क्या होता है। अब मैं डबल क्यों किया, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब 725 का डबल, ठीक है, 1450, 1450 का डबल 2900। तो आप ये मेंटली कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है ना, ऐसे ही 2936/40 करना है, तो आप 40 को 4 इंटू 10 समझो, 4 इंटू 10, तो आप पहले अपॉन 4 कर लो, अपॉन 4 करना तो आसान है, कर लोगे, और फिर अपॉन 10 है तो एक डेसिमल प्लेस आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये आती भी होंगी चीज़ें, नहीं भी आती तो इन चीज़ों को करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन में जल्दी जल्दी होगा। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन अ क्लास बाय 40 स्टूडेंट, तो हमने कर ही लिया, सॉरी ये वाला करो। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट आर, ये फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ 15 स्टूडेंट कर लोगे आप। फाइंड द एवरेज ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 2। ये मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको जो भी नहीं, आपको जो भी आंसर आएगा यहाँ पे एवरेज, उसमें +2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सुनो ना, आपने ये बोला कि सर 15 स्टूडेंट है, हर एक के मार्क्स 2-2 से बढ़े, तो आपने 30 बढ़ा दिया, बट 30 को डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 15 तो करोगे, तो बढ़ेगा तो 2 से ही। तो आपको जो भी आंसर आएगा इस आंसर में +2 कर देना, तो आपका इस पॉइंट का आंसर आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। ठीक है, और इंक्रीज, और अगर यहाँ पे लिखा होता है डिक्रीज बाय 5 तो -5 कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। हाँ, जो पहले वाला फाइनल है उसमें, हाँ उसी में करना होता है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे लिखा है अगर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स मल्टीप्लाई हो जाते थे 2 से, तो आप फाइनल आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एवरेज मार्क्स जो है वो आया था 12.8, इसमें 2 ऐड करो तो 14.8 आ जाएगा। आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जो आप कर रहे थे अभी, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो ये बात यहाँ पे लिखी है, इफ x इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इंक्रीजेस बाय x, यानी इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इंक्रीजेस बाय 2, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन द एवरेज डिक्रीजेस बाय 2। 2 की जगह 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 6 कर लो। आपको लगेगा फिर 2 क्या ये 2 के साथ ही काम करता है, नहीं जी, हर नंबर के साथ काम करता है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 5 देन एवरेज ऑल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 10 देन एवरेज ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड बाय 10। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। ठीक है, चलो चैप्टर फिनिश, टाइम 1 बजे तक का है आज। अब हमारे पास क्या बचे हैं, 2 चैप्टर्स बचे हैं इस बुक के, कॉज एंड इफेक्ट एंड सिलोजिज्म। ये 2 चैप्टर्स मैं आपको बाद में कराऊंगा, बट अभी मैं आपको कुछ और करा रहा हूँ। एक मिनट रुकना।
बताऊंगा। ऑफ वाली बेस्ट है, बेस्ट तो वही है, उसको तो कर ही लो, बट उसके अलावा आप को मैं और कंटेंट दे दूंगा, वो भी कर लेना। अराउंड 20%, अराउंड 10 to 12% करंट अफेयर्स आता है। मैं आपको पहली क्लास में दिखाता था, रुको ये देखो, ये रहा CVT, ये रहा। तो जो आपका जीके सेक्शन है, पहली बात तो आप ये समझो कि आपका जीके सेक्शन में 12 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर ये सारे पार्ट हैं, और इसके अंदर करंट अफेयर है, और करंट अफेयर की जो वेटेज है वो अराउंड 10% है। यानी कि 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। ज्योग्राफी की, साइंस की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, डिस्कवरीज की, इतनी वेटेज है। आइए जी, देखिए आपका जो अगला चैप्टर है, जैसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वो है एनालॉजी, ठीक है ना। एनालॉजी जो चैप्टर है, इसके अंदर 3 पार्ट है, आप देख सकते हो। एक है अल्फ़ाबेट एनालॉजी, एक है नंबर एनालॉजी, और एक है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी इज़ टोटली लक बेस्ड। अगर आपकी थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज जी के अच्छी है, तो आप वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और अगर अच्छी नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। होता क्या है वर्ड एनालॉजी में, वो मैं आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। बेसिकली समझाऊंगा क्या, समझाने वाला कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ये रहा वर्ड एनालॉजी। तो यहाँ पर होता क्या है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपको क्वेश्चन आएगा, होली इज़ टू कलर इज इक्वल्स टू दिवाली इज टू वॉट, और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। वहाँ पे लिख देगा, ठीक है ना, क्रैकर्स, वहाँ पे लिख देगा लाइट्स, वहाँ पे लिख देगा दियाज, वहाँ पे लिख देगा पूजा, ऐसे ऑप्शन आ देंगे। तो आपको देखना है कि होली का कंटेक्स्ट कलर से किया गया है, तो दिवाली का लाइट से करना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइट। मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, हर एक के अंदर आपके पास ये जो मैं ब्लैक कट कर रहा हूँ ना, इसकी जगह आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे, और आपको अपने ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। MCQ दिखा दो, ये लो, बताओ जी। Select the option that is related to third word in the same way as second word is related to the first word. स्कूल में एजुकेशन मिलती है, तो हॉस्पिटल में क्या मिलता है, ठीक है ना। डिजीज नहीं, बुक्स नहीं, ट्रीटमेंट हाँ, डॉक्टर्स हाँ। बट ट्रीटमेंट और डॉक्टर में क्या सही है। अब अगर स्कूल का यहाँ पे टीचर लिखा होता तो हॉस्पिटल का डॉक्टर ठीक था, ठीक है ना। बट स्कूल में एजुकेशन, तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट।
तो जो कन्फ्यूजन होता है ना वो यहाँ पर होता है कि हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट भी होता है, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स भी होते हैं, तो आप इसका कंटेक्ट समझो कि स्कूल में टीचर्स भी तो होती हैं ऐसे, बट यहाँ पे एजुकेशन से रिलेट किया गया है, तो यहाँ पर भी हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट से रिलेट करो, ना कि डॉक्टर से, ठीक है ना। ऐसे अगला बताओ, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। फिश का अगर पेसिकल्चर है तो गोट का एपिकल्चर, हनी बी का सेरिकल्चर, अर्थवर्म का हॉर्टिकल्चर और सिल्कवर्म का सेरिकल्चर। ये सही है? हाँ जी, वही मैंने आपको बोला कि ये थोड़ा लक बेस्ड है, इसमें थोड़ी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी जीके ठीक है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको सिल्कवर्म का सेरिकल्चर हो जाएगा। अगला, myopia is related to an eye in the same way pharia is related to, वही मैंने आपको बोला बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जीके होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला पहले कि थोड़ा लक बेस्ड है। अगर तो आपको ये चीज़ें पता है तो आप कर सकते हो, नहीं पता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। गम्स होता है, गम्स भी होता है फेरिया, कोई दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत है इसके अंदर, यही वाली दिक्कत है। आओ जी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड, वही एक्सरसाइज, जिम्नाजियम, ऐसे बॉक्सिंग, ब्रेइंग, ठीक है, समझ आ गया। तो आप ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना, देख लो, ठीक है ना। डार्क इज टू लाइट, तो इसी तरीके से आगे पूछ रहा है क्या होना चाहिए, क्या होगा बताओ। पॉल्यूटेड, कंटामिनेटेड, नहीं, देखो डार्क का अपोजिट लाइट होता है, हाँ या ना। पॉल्यूटेड का अपोजिट कंटामिनेटेड तो नहीं होता, अक्रूड का एक्यूमुलेटेड नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, इल का डिफ्यूज्ड नहीं, कोल्ड, हॉट का कोल्ड होता है, आई एल एल, इल, ये 3 नहीं है, ये इल है, इल का डिफ्यूज्ड। अब देखो इल और डिफ्यूज्ड, इल है, इल, आई एल एल वो लिखा है सर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अपोजिट्स हैं, बट यहाँ पर ये सिमिलर वर्ड्स हैं, तो अपोजिट सिर्फ फोर्थ में, तो इस तरीके से ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो ऑप्शन ही दिख रहा है आपको सारे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड एनालॉगी के अंदर। क्या था ये वर्ड एनालॉगी, तो इसके अंदर मेरे बताने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जितनी अच्छी बेसिक नॉलेज है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आप कर लोगे, बट मैं आपको ज़रूर गाइड कर सकता हूँ इनके अंदर, अल्फ़ाबेट एनालॉगी और नंबर एनालॉगी के अंदर। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले से जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया है, नंबर सीरीज़ पढ़ाया है, उसका आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। आओ जी देखते हैं कैसे होगा। तो एक यहाँ पर देखो कितना ईजिली हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर न्यूज़ इज टू 14/5/23/19 तो पेपर इज टू व्हाट, बस कोड है। एन का 14 होता है, याद है, ई का 5, डब्ल्यू को पंच मारा 3 से 23, एस का यहाँ पे शटअप किया 9 से 19, तो ऐसे पी का क्या होता है 16, ए का क्या होता है 1, पी का क्या होता है 16, ई का क्या होता है 5, आर का क्या होता है 18, ठीक है ना। बंद कर दिया 8 से 18, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एनालॉगी के अंदर। बताओ इसका बताओ, फिल्म इज टू 10 इज इक्वल्स टू होटल इज टू व्हाट। अगेन एफ यानी कि एफ फॉर फिक्स, फिक्स है 6, FILM। ये 10 कैसे बनाए इसको, 26 + 9 - 12 - 13। अच्छा, तो आप ये करो ना, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, क्या हो जाएगा। और कुछ बन रहा है, ये यही है। बट होटल में क्या करोगे, होटल में तो 5 लेटर्स हैं, 4 होते तो हो जाता है ये वाला। तो एवरेज भी तो है, 25 + 15 40 40/4 10। वेरी गुड, ये कर सकते हो। अब होटल का क्या होगा फिर, HOTEL अपॉन 5, आंसर आ जाएगा। तो 12 + 8 20, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 अपॉन 5 12। सो जाया,
मैं बताऊं? फिल्म फिल्म के अल्फ़ाबेट जो नंबर कोड्स है ना, इनको ऐड करो, FFILM, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर्स। समझ आ गया? तो देखो वही क्या है, फिल्म में 4 थे, चारों को ऐड किए 40, 40 अपन 4 10, ऐसे ही होटल के 60 बन रहे, 60 अपन 5 12। ये बताओ K इंटू P रेशियो 256, तो L इंटू रेशियो वॉट? K का क्या होता है 11 और P का क्या होता है 16। 11 और 16 से 256 कैसे लेकर के आओगे? देखा जाए 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसका स्क्वायर 256 होता है, बट 11 का क्या यूज़ है फिर? अच्छा, अगर देखा जाए, अगर K का नॉर्मल अल्फ़ाबेट कोड देखे तो 11 है, बट रिवर्स नंबर कोड क्या होगा? 16 ही, और 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। यानी कि इसका रिवर्स नंबर कोड का स्क्वायर और इसके नॉर्मल नंबर कोड का स्क्वायर 256 होता है। ऐसे क्या L और O में भी सेम चीज़ हो रही है? चेक कर लो। L का नॉर्मल नंबर कोड 12 और O का नॉर्मल नंबर कोड 15, और इसका रिवर्स नंबर कोड क्या होगा? 15 ही होगा। और तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो इसका आंसर हो जाएगा 225 या 225। तो ऑप्शन अरे है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। समझ आ गया? तो आपको जो कोडिंग डिकोडिंग थी, नंबर सीरीज थी, उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे आप यूज़ ले सकते हो। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है, हमारा लॉजिक भी सेम ही ऑलमोस्ट। इन लोगों ने क्या किया है, इसका रिवर्स नंबर कोड और इसका नॉर्मल नंबर कोड मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। इसका रिवर्स नंबर कोड, इसका नॉर्मल नंबर कोड मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है। हमने अभी स्क्वायर ही किया, बात तो एक ही है, ठीक है ना? रिवर्स नंबर कोड समझ आता है आपको? अच्छा, आप आई नहीं थे क्या उस क्लास में? ओहो, मैं दोबारा कराता हूँ। ये मैंने लिख दिए सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स। अब आपको इनके नंबर कोड्स पता होने चाहिए। एक तो नॉर्मल ऑर्डर वाले, नॉर्मल ऑर्डर यानी कि A फर्स्ट पर आता है, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, E फिफ्थ, ठीक है ना? तो आपको ABCD का तो सबको याद रहता है, कोई भी पूछ ले ABCD का तो आप तुरंत बताओगे 1 2 3 4 5 जो भी है। अब XYZ का भी आपको याद ही रहता है, 24 25 26, क्योंकि आखिरी के हैं। सबको पता है Z आखिरी अल्फ़ाबेट है तो उसका 26 होता है, Y सेकेंड लास्ट है तो उसका 25 होता है, X थर्ड लास्ट है तो उसका 24 होता है। तो आपको जो नंबर कोड्स है वो पहले 5 के और आखिरी 3 के हमेशा याद रहते हैं। पहले 5 के तो हर किसी को याद रहता है, अगर आखिरी 3 में दिक्कत है तो कर लो XYZ 24 25 26, XYZ 24 25 26, 5-6 बार बोलोगे याद हो जाएगा, XYZ 24 25 26। अब इसके अलावा EJOTY, EJOTY ये होती है 5 की टेबल। तो 5 का डबल 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। बट अच्छी बात यह है कि E का 5 होता है और EJOTY में Y का 25 होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं। E का 5 Y का 25 ऑलरेडी जानते हैं। तो देखा जाए तो हमें याद कौन से करना है? JOT 10 15 20। तो आप याद रखना, वैसे EJOTY 5 की टेबल होती है। तो EJO तीसरे नंबर पर आता है तो 5 × 3 15, EJ दूसरे नंबर पर आता है तो 5 × 2 10, EJOT चौथे नंबर पर आता है तो 5 × 4 20। अब यहाँ पर T का भी याद हो जाता है T20 से। T20 मैचेस चल रहा है आजकल, T20 मैचेस चल रहे हैं, इससे भी T20 याद हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपको याद करना क्या है? JO यानी कि 10 15, JO यानी कि 10 15, तो J 10 O 15। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्रिंच टेक्निक है थोड़ी सी याद करने की नंबर कोड्स। अब बाकी के जो आपको याद करना है वो कैसे करना है सुनना। F से फिक्स, फिक्स से 6, तो F और 6 हो जाएगा। G की टेल में काटा, 7 निकल के भागा, ठीक है ना? फिर H का हमने हाथ पैर बांधे तो बन गया क्या? 8। I कोई पतला सा बंदा है, ठीक है ना, जो माचिस की तिल्ली जैसा दिख रहा है,
तो आई कैसा दिख रहा है अब आपको, आई से 9, आई से 9। किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना, किंग्स 11 पंजाब। फिर एम, पी और डब्ल्यू को हमें पंच करना है। एम को पंच किया तो एम ऐसे जाके गिरा, एम से 3, 3 से 13। पी को पंच किया, पी ऐसे जाके गिरा, पी से 6, 6 से 16। डब्ल्यू को ऐसे पंच किया, डब्ल्यू ऐसे जाके गिरा, डब्ल्यू से 3, 3 से 23। ठीक है ना, ये सारे भी याद हो गए। अब एन की अगर हम टेल एक टांग खींच दे, राइट वाली टांग खींच दे, तो देखो 1 दिख रही है, 4 दिख रही है, तो एन से क्या दिख रहा है आपको 14। फिर आर की हमने टांगे बांध दी, तो आर से दिखा 8, 8 से 18। एस को हमने बोला शट अप, इसका मुंह बंद कर दिया, तो एस से दिखा 9, 9 से 19। यू यानी कि यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1, यूनिटी यानी कि 1, और यू से 1, 1 से 21। पता चल जाएगा कि यूनिटी यानी कि 21 होता है। विक्ट्री, विक्ट्री के साइन होते हैं ये, विक्ट्री के साइन होता है ये, तो 2 and 2 विक्ट्री, विक्ट्री 2 and 2 22। ठीक है ना, मैंने बताया था, मुझे लगा मैंने सभी को बताया था, कुछ बच्चे आए नहीं होंगे उस क्लास में, तो नहीं ये याद रहता है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, हर बच्चे को याद रहता है। क्यू की टेल में अगेन 2 काटे और यहाँ पर 7 आया, 7 से 17। तो आप याद रखना 2 अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी टेल होती है, कौन कौन से, जी और क्यू। तो जी की टेल में 1 काटा मारते हैं तो 7 निकलता है, और क्यू की टेल में 2 काटे मारते हैं तो दोबारा 7 निकलता है। बट क्यू क्योंकि लेटर ऑन बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्यू का 7 17 बनाता है और जी का 7 7 ही बनता है। और एल के नीचे बेस था, हमने बोला भाई तो डिसबैलेंस हो जाएगा, ऊपर भी बेस ले ले, तो एल से हमें दिखा 2 और 2 से दिखा हमें 12, एल से 2, 2 से 12। तो ये आपके नॉर्मल नंबर कोड्स हैं जो आपको अब याद हो गए होंगे, ठीक है ना, और याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो हो जाएंगे। देखो सी तो क्यों करे, ये तो आपको पहले से आते हैं जी। आइए जी, जी का क्या होता है, जी की टेल में काटा, 7 निकल के भागा। एम से 3, 3 से 13। यू से यूनिटी, यूनिटी से 1, 1 से 21। वी से विक्ट्री, विक्ट्री का साइन टी 20। क्यू की टेल में काटा, 7, 7 से 17। एन की टांग खींची, 1 and 4 14। आर के पैर बांध दिए, आर से 8, 8 से 18। डब्ल्यू को हमने पंच मारा, ठीक है ना, डब्ल्यू जाके गिरा, डब्ल्यू से 3, 3 से 23। फिर जे, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ई जे, जे दूसरे नंबर पे आता है, ई जे ओ तीसरे नंबर पे आता है, एफ और फिक्स, फिक्स से 6 हो गया याद, ठीक है ना। तो लग रहा था नहीं होते, बट सारे याद हो जाते हैं। मतलब एक ह्यूमन माइंड, एक जो ह्यूमन माइंड है ना, वो फंक्शन ही ऐसे करता है। अगर उसे कुछ चीज़ें बताई जाएँ थोड़ी क्रिएटिव तरीके से, थोड़े क्रिंच तरीके से, तो उनको याद रहती है, और वहीं अगर कोई चीज़ नॉर्मल तरीके से बताई जाए वो याद नहीं रहती। तो ये जो मेमोरी टेक्निक है, इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ी क्रिंज है तो ये दिमाग में बैठ जाती है ऑटोमेटिकली। अब सुनिए, y का अगर 26 होता है तो z का क्या होता है 27। अब देखो रिवर्स नंबर कोड, रिवर्स नंबर कोड सुनिएगा। रिवर्स नंबर कोड में आपको क्या करना है, 27 में माइनस करना है नॉर्मल नंबर कोड, नॉर्मल नंबर कोड। जैसे अगर आपको रिवर्स नंबर कोड जानना है z का, तो z का नॉर्मल नंबर कोड 26 होता है, तो 27 माइनस 26 आंसर आ जाएगा 1। a का नॉर्मल नंबर कोड 1 होता है, तो 27 माइनस 1 रिवर्स नंबर कोड आ जाएगा 26। s का 19 होता है, तो 27 माइनस 19 रिवर्स नंबर कोड आ जाएगा 8। हाँ, तो रिवर्स नंबर कोड आ जाएगा 8। अब अगर आप देखो तो देखो s का 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स नंबर कोड समझ आ गया ना, कि अगर पीछे से काउंट करें अल्फ़ाबेट को तो कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आएगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमने यहाँ पर करी, किंग्स 11 पंजाब, तो के का नॉर्मल नंबर कोड तो 11 है, तो रिवर्स नंबर कोड क्या होगा 27 माइनस 11 यानी कि 16। और पी का नॉर्मल नंबर कोड क्या है 16,
तो 16 इंटू 16 क्या आ गया 256। ऐसे ही एल और ओ का क्या होगा, तो एल का नॉर्मल नंबर कोड तो होता है 12, तो रिवर्स नंबर कोड क्या होगा 15, और एल ओ का होता ही 15 है, तो हो जाएगा 225। तो एनालॉगी जो है एनालॉगी, ठीक है ना, इसमें 2023 में क्वेश्चन आया था, इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ये क्या आ गया, एक मिनट रुकना। अच्छा, बाकी के क्वेश्चन तो एनालॉगी के हैं, पहला वाला अजीब सा है, फिर रुक जाओ पढ़ लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। द डिजिट्स एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायल ऑफ अ क्लॉक आर रिप्लेस्ड बाय द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। द रिप्लेसमेंट इज स्टार्टेड विद द लेटर सी। फाइंड द लेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 o'clock। कंसिडर आर हैंड ओनली। बताओ जी, सी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 H I J और K हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये तो हो गया 9 10 11 12 K H I J K L M और N, आपकी क्लॉक बन गई। तो हुआ क्या है, जो क्लॉक में नंबर्स होते हैं 1 to 12, इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय अल्फ़ाबेट और स्टार्ट किया गया विद सी, तो 1 की जगह तो सी आ गया, फिर C D E F G H I J K L M N। तो बोल रहा है कि अब 9 बज रहे हैं अगर, तो आर हैंड किस पर आएगा, ये पूछ रहा है वो, समझ आ गया ना, के पर आएगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि फर्स्ट का आंसर फोर्थ ऑप्शन है कि नहीं। हाँ देखो, फर्स्ट का ये आ गया फोर्थ। अब बाकी क्या आप कर लो, बताओ जी सेकंड का आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। तो पर्पल का अगर ये है तो ग्रीन का क्या होगा, पर्पल। चलो जी नंबर कोड लिखो, P U R P L E और O W, O यानी कि 15, W यानी कि 23, O यानी कि 15, T यानी कि 20, G यानी कि 7 और K यानी कि 11। तो ये बताओ -1 हुआ है, ये क्या हुआ है +2 हुआ है, ये -3 हुआ है, ये +4 हुआ है, ये -5 हुआ है, ये +6 हुआ है। देख रहे हैं आपको क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रीन, ध्यान सुनना, ग्रीन तो G यानी कि 7, R E E N, -1 से स्टार्ट करना है, -1 +2 -3 +4 -5, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 की जगह क्या लिख दूँ F, क्या आएगा T, क्या आएगा B, क्या आएगा I और क्या आएगा I, FTBII। समझ आ गया क्या करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपके मैंने अभी आपको जो टेक्निक बताई है वाली, मुझे ऐसा लगा था कि मैंने, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ये इसी बैच में, अब उस पहली क्लास में कराया था शायद मैंने, जितना मुझे याद है। तो पहली क्लास में अगर आप नहीं आए थे तो इसलिए आपको पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं बता चुका तो सबको पता होगा, बट वो टेक्निक इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करती है। आप देख सकते हो कितनी जल्दी हो सकते हैं। अगर वो टेक्निक याद ना करो, वो जो ABCD वाली मैंने अभी बताई है, तो आप फिंगर्स पे काउंट कर करके थक जाओगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर पे जगह होती है, वहाँ पे आप कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर पे नहीं, सॉरी, एक अलग से शीट मिलती है, एक अलग से शीट मिलती है। सी फाउंडेशन में और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। वो सी फाउंडेशन में क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें एक एंड में पेज होता है, आपको अलग से शीट मिलती है। समझ आ गया। पढ़ लें आगे, हो गया। अब सुनिएगा, इसी तरीके से आपको ये वाली PDF भी मैं शेयर कर दूंगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये ओसवाल की ही फ़ोटोज़ हैं जो मैंने यहाँ पे PDF में कन्वर्ट करके आपको दिखा रखी हैं। तो आपके पास ओसवाल अगर है तो ये सारे क्वेश्चन उसमें है, और अगर अभी तक नहीं लिया तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और इन क्वेश्चंस को
नीचे आंसर अपने टैली करना, अगर ना मैच करे तो यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, इनको देखना। अगर सॉल्यूशन समझना है तो मुझसे पूछ लेना कि सर कैसे हो, समझ ही नहीं आया। ठीक है जी, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, ये आपका हो गया लेटर एनालॉजी। ठीक है ना, ये आपका हो गया अल्फ़ाबेट, लेटर या अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ईजी था। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़े बहुत मैं जो चीज़ें ट्रिक्स बता सकते तो मैंने बताई। अब आ गया नंबर एनालॉजी, इसमें नंबर्स का खेल है, ये ज़्यादा ईजी होता है। नहीं तो देखो नंबर एनालॉजी में क्या है, ये देखिए देखिए देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। हाँ जी, तो क्या हो रहा है, इंटू 8 प्लस 1 बोल सकते हैं, तो इसमें भी क्या करें, इंटू 8 प्लस 1 कितना होगा 9। ठीक है, 3 इंटू 8 प्लस 1 है ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 1। आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में, उसके अंदर मैंने बताया था कौन सी सीरीज होती है, मिक्स्ड सीरीज, जिसमें एक नंबर से अगले नंबर पे जाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐड भी कर रहे होते हैं, कभी कभी कुछ मल्टीप्लाई कुछ माइनस कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिया बाय चांस पहली क्लास, जो मुझे लग रहा है आप लोगों की शक्ल देख के काफ़ी उन्होंने नहीं लिया है, तो आप ले लेना। मैंने शायद एक बार चेक कर लेता हूँ ऐप पर डाल दिया कि नहीं डाल दिया, डाल दिया ना, तो देख लेना आज जा करके, नहीं देखी है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे पैटर्न्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ नंबर एनालॉजी, इसमें भी कितने टाइप है ध्यान से देखो। एक है इवन ऑड नंबर वाली, तो यहाँ पर 8 से 5 पर आए -3 किया, 4 से 1 पर आए -3 किया, तो 8 - 3 4 - 3, ऐसे ही 4 - 3 6 - 3। ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं कई बार। फिर अगला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, इन सबको ऐड करो 9 आएगा, इन सबको ऐड करो 11 आएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स, 3 इंटू 7 21, 6 इंटू 7 42। तो ये जो आखिरी नंबर है ना मिसिंग होता है जनरली, आखिरी नंबर यहाँ पर, तो क्योंकि एग्जाम्पल से बता रहे कि कैसे कैसे पैटर्न्स आ सकते हैं, आप फेस कर सकते हो, तो इसलिए आंसर्स गिवन है। ऐसे 21/7 ऑफ 3, ऐसे 42/7 क्या हो जाएगा 6। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा 49, ये बहुत ईजी होगा। फिर आ गए मिक्स्ड एनालॉजी, मिक्स्ड में क्या है, अल्फाबेट और नंबर्स दोनों का यूज है, तो ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, आपको पता है, तो जी का क्या होगा 7, एच का क्या होगा 8। ये आपका ऑप्शन ढूंढना होगा और टिक करना होगा। रिवर्स डिजिट एनालॉजी, तो देखिए 5 2 3 को रिवर्स कर दो 5 2 3, ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा 3 0 6 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर मल्टीपल ऑपरेशंस बेस्ड एनालॉजी, तो 14 से 39 पहुँचना है, तो कैसे पहुँच सकते हैं, इंटू 3 -3, वही मिक्स्ड जो ऊपर हमने किया था। ऐसे 15 इंटू 3 45 - 3 42 आ गया। क्लियर हो गई बात। तो आपको है ना हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न होता है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतने पैटर्न्स आपके दिमाग में घुस जाएंगे और उतना आसानी से आप कर पाओगे। प्राइम नंबर, देखो 2 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर 3, 3 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 7, तो बीच में 2 का गैप है। ऐसे 11 के बाद क्या आता है बताओ, 13, 13 के बाद क्या आता है 17 और 17 के बाद क्या आता है 19, तो 11 के बाद 2 का गैप 19, तो 19 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ये आ गया। हो जाएगी बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन n² ± 1 n³ ± 1 पैटर्न। तो देखो 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 -1 15, यही है, नहीं सॉरी, ये इन लोगों ने कुछ और किया है, सॉरी। 3 का स्क्वायर -1 4 का स्क्वायर -1 5 का स्क्वायर -1, तो ये क्या होगा 6 का स्क्वायर -1, यानी कि स्क्वायर -1 क्या है, 3 का स्क्वायर -1 हो गया पहला नंबर, रेशो 4 का स्क्वायर -1 हो गया दूसरा नंबर 15, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर -1 हो गया ये वाला नंबर, ये देखो इस टू ये क्या होगा 6 का स्क्वायर -1 यानी कि 35। वो आपको पता चलेगा ऑप्शन से। देखो अगर आपको लग रहा है कि 8 × 2 -1 करके आ रहा है, तो 24 × 2 48 - 1 47, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है 47, तो ये तरीका नहीं लग रहा। अरे बात समझ, वो ऑप्शन से पता चल जाता है।
और ऐसे ही यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे +1 किया है, ठीक है ना। 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1 तो हो जाएगा 6 स्क्वायर +1, तो 37 आ जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के एनालॉगी से जो ने बताया, ऐसे ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। एक तो हमने कर ही लिया था, ये वाला ट्राई करो, बताओ क्या होगा। Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. अगर ये 10 है तो 10 10 है, 11 है तो 11 11 होना चाहिए, बट ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ और करो। क्या मैं 10 क्यूब प्लस 10 बोल दूँ है ये, तो ये क्या हो जाएगा 11 क्यूब प्लस 11, तो 1331 प्लस 11 कितना होता है 1342। तो दिमाग में पहले तो ये आएगा 10 है तो ये 2 10 चिपका दिए, तो 11 है तो 2 11 चिपका दो, बट ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो फिर कुछ और सोचो कि भाई 10 से नियरेस्ट 1000 तक पहुंचने के लिए 10 क्यूब करना पड़ेगा, फिर प्लस 10 करेंगे तब आएगा, तो 10 क्यूब प्लस 10 है तो यहाँ पर भी 11 क्यूब प्लस 11 कर लो। ऐसा होता नहीं है, बट फिर अगर ऐसा होता तो आप, जब आपके पास दो लॉजिक्स लग रहे हो तो लॉजिक थोड़ा मुश्किल हो वो वाला यूज़ करना चाहिए, वो वाला हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने स्कूल में भी देखा है, कई बार हमें अजम्पशंस लेने होते थे मैथ्स के अंदर, तो टीचर क्या बोलते थे, कौन सा अजम्पशन लो जो थोड़ा मुश्किल है। अकाउंट्स में भी जब भी अजम्पशन लेना है कि अगर डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, बताया नहीं कौन सा डिप्रिसिएशन फॉलो करना है, फिल्म या WDV, तो हम क्या फॉलो करते थे WDV, क्योंकि इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। वही आपको यहाँ पे करना होता है। अगर दो लॉजिक लग रहे हैं तो जो थोड़ा मुश्किल लॉजिक है वो अप्लाई करो। बट ऐसा कम होता है कि दोनों ऑप्शंस देते हैं। करो 2-3 क्वेश्चन और। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय अ गिवन पेयर ऑफ नंबर। तो बताइए 8 का 36 से क्या रिलेशनशिप है। 8 इंटू 4 32 होता है। 8 इंटू 5 -4, तो 4 इंटू 5 -4 ये नहीं है, 10 इंटू 4 -4 ये नहीं है, 12 इंटू 4 -4 ये नहीं है, 6 इंटू 4 -4 ये नहीं है, कोई और होगा। 8 इंटू 3 32 प्लस 4 36, तो इंटू 3 प्लस 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 ये नहीं है, 10 इंटू 3 प्लस 4 ये नहीं है, 12 इंटू 3 प्लस 4 ये नहीं है, 6 इंटू 3 प्लस 4 ये नहीं है। अच्छा हाँ, 8 इंटू 3 प्लस 12, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 12 36, इंटू 3 प्लस 12, इंटू 3 प्लस 12 ये नहीं है, इंटू 3 प्लस 12 ये है, ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। आइए जी अगला बताइए। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय अ गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। 12 से 64 इंटू 5 प्लस 4, तो इंटू 5 प्लस 4 ये नहीं होता, इंटू 5 प्लस 4 ये नहीं होता, इंटू 5 प्लस 4 ये नहीं होता, इंटू 5 ये होता है, प्लस 4 तो नहीं होता। कुछ और सोचो। इंटू 6 माइनस 8, ठीक है, तो इंटू 6 माइनस 8 क्या होता है, ये तो नहीं होता। क्या है ये 16 इंटू 6 माइनस 8 88 होता है, ये नहीं होता। 14 इंटू 6 माइनस 8 76, ये भी नहीं है। 11 इंटू 6 66 माइनस 8 ये हो जाएगा। 66 माइनस 8 क्या होता है 56 तो नहीं होता, ये नहीं होगा। 58 होता तो हो जाता। अगला ये भी नहीं होता। और कोई लॉजिक ढूंढो। सोचो सोचो।
16 इंटू 4 64 प्लस 16 नहीं है, 14 इंटू 4 प्लस 16 72 ये आ गया, इंटू 4 प्लस 16 हो रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस। तीसरे का सेकंड है, चौथे का भी सेकंड है, थर्ड फोर्थ दोनों का सेकंड सेकंड है। नहीं, थर्ड का तो थर्ड है, फोर्थ का सेकंड है। थर्ड का लॉजिक क्या है, आओ जी चेक कर लो। 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 क्या है ये? 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 8 इंटू 4 प्लस 4, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू द नंबर, अरे क्या है ये? हमने जो किया वो ठीक है ना, हमारा वाला ठीक है, वही करके आना एग्जाम में। ये तो दिमाग ही खराब कर दिया। ये वाला देखो हमने ये किया था इंटू 4 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 4। किसकी बात कर रहे हो आप? थर्ड की या फोर्थ की? अरे हमारा लॉजिक भी ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। एक इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के कई बार मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि मल्टीपल लॉजिक से आंसर सेम ही आ रहा होता है। हमने जैसे अपनी क्लास में स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन किए थे नंबर सीरीज के, तो आपने देखा हमने कुछ क्वेश्चन दो लॉजिक से किया, दोनों लॉजिक से सेम आंसर आ रहा था। तो ऐसा होता है, आपका आंसर अगर अलग अलग लॉजिक से भी सेम आ रहा है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। बट दिक्कत यह है कि हमारा फोर्थ का तो चलो लॉजिक अलग था, बट आंसर सेम आ गया, इसको तो आ ही नहीं रहा। थर्ड का तो ये अलग बोल रहा है, हम अलग बोल रहे हैं। थर्ड का ये बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला, सॉरी ये वाला 1278, बट हमारा है 1042। यहाँ पे दिक्कत है। और इन्हें क्या किया है, इन्हें करा क्या है, इस नंबर को पहले तो इन्हें डिवाइड किया है 2 से डिवाइड किया, तो ये डिवाइड बाई 2 आ गया 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करके, और फिर इसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस 4 किया, तो 8 इंटू 4 32 प्लस 4 36। तो अब इसी तरीके से ये क्या बोल रहे हैं कि अगर डिवाइडेड बाई 2 किया जाए तो 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 5, फिर 10 इंटू 5 करेंगे 50 प्लस 5 करेंगे 55, तो ये गलत हो गया। बट अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 6 आएगा। नाउ 12 इंटू 6 72 प्लस 4 78 आ गया। इनका ये लॉजिक है, यानी पहले डिवाइडेड बाई 2 करो, जो भी आंसर आएगा उसमें आप अपना पहला नंबर मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें प्लस 4 करो। करना प्लस 4 ही है, अच्छा वही होगा, अच्छा इसमें प्लस 6 ही तो हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको बोलता रहा हूँ, आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आना तो इसी लॉजिक से यही ऑप्शन टिक करके आना। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है, तो दिमाग में आएगा ही नहीं किसी का। देखो कई बार क्या होता है, ये जो ऑथर्स होते हैं ना, अब एक बार क्या करना, ये सेम क्वेश्चन गूगल करो, आपको हो सकता है गूगल पे दोनों आंसर्स मिल जाए। मैं करके बताऊँ, रुको। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप दैट शेयर बाय द पेयर ऑफ नंबर्स। Select the option in which the number ऑनलाइन भी have that shared by the टेन 42 भी है।
वो तो ऑप्शन ही 10। In this official question paper, option 4 was 10:42, but as it was generating multiple answers to the question, we have changed the option to 10:43. Sir, उन्होंने option change कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, नोट लिखा नीचे। अच्छा, अब ये देख रहे हो textbook.com पर, है ना? तो ये यही बोल रहे हैं कि वैसे तो इनका डी ऑप्शन जो है ना, फोर्थ ऑप्शन, इनके ऑप्शन ही अलग है, इनके ऑप्शन में ये है ही नहीं। इनके ऑप्शन में 1043 है एक, तो बोल रहे हैं कि 1042 से भी एक तरीके से 1042 भी आ रहा था, तो हमने इस ऑप्शन को चेंज करके 1043 कर दिया और इस ऑप्शन को हमने ठीक कर रखा है। इन शॉर्ट मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आते हैं, और कई बार ऐसा होता है आप किसी न किसी वेबसाइट पे देखोगे ये भी आंसर ठीक कर रखा होगा, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, 2-4 स्क्रॉल्स करोगे। और अगर तो ऑप्शन ही नहीं है 1042 तो बात ही कोई, तो काम ही हमारा खत्म है। बाकी जितनी भी वो है ना, मैंने 3-4 वेबसाइट खोल करके देख ली, किसी में ऑप्शन ही नहीं है, और जिसमें है वहाँ पे 1043 है, 1042 नहीं है। जैसे सार्थक.com है, उसमें भी ये सेम चीज़ है, 1043 है, और उसमें भी नोट में वही चीज़ लिखी है जो textbook.com में लिखी है। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में आएगा तो आप, अगर आपका कोई एक लॉजिक फिट बैठ गया अच्छे से, आप उसको टिक कर देना। आप वहाँ पे कितना बैठ करके सोचोगे कि कोई और लॉजिक भी सोचा, फिर तो पता नहीं कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। हर क्वेश्चन में आप अलग अलग लॉजिक ढूंढ करके कर रहे होगा, फिर ये समझ नहीं आएगा कि किस लॉजिक से जो आंसर आ रहा है टिक करें। तो किसी एक लॉजिक से आंसर आ गया, टिक कर देना। ऐसा बहुत ही रेयर होगा, ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि अलग अलग लॉजिक से अलग अलग आंसर आ रहे हो, ठीक है ना, बहुत ही रेयर होगा। तो इतना सोचने में टाइम वेस्ट मत करना। तो इसी तरीके से ये आपका पूरा पार्ट था जो कि था नंबर एनालॉजी। तो एनालॉजी चैप्टर आपको समझ आ गया करना क्या होता है इसमें। पूरे चैप्टर में एक ही काम है, आपको एक टर्म रेशियो सेकंड टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म रेशियो मिसिंग टर्म। अब ये वर्ड्स हो सकते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और ये नंबर्स हो सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी हो गया, वो नंबर है तो नंबर एनालॉजी हो गया, वर्ड्स यहाँ पर तो वर्ड्स एनालॉजी हो गया। ठीक है ना, काम एक ही करना है पूरे चैप्टर के अंदर। कर लोगे, प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस, ये मैं PDF शेयर कर ही दूंगा, मैंने बोल दिया था। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, ट्राई कर लेना, तो आपके चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। चलो जाओ, अगली क्लास में मैं आपको अगेन 2-3 चैप्टर्स कराऊंगा।